हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरफेस वेक्टर लेकर आपके साथ हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सरफेस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दीज टू टॉपिक हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टू नो अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th फिजिक्स CBSE examination, Gauss theorem. So let us start with surface vector. Let us see, we have this rectangular area. This is their length and this is their breadth. Suppose this length is 4 centimeter, this breadth is what? 2 centimeter. What is their area? 4 into 2, 8 centimeter square. This area now is vertical. We can write something on it by pen, but we cannot put anything on this surface. Now I am holding this same surface in this way, that is, this area is horizontal. We can write on it as well as we can put anything on it. This example so that use of a surface area decided by magnitude of their area as well as their orientation in the space, means in which direction it is kept, it is lies in the space, means utility of surface decided by their surface area as well as orientation of the surface in space, that is direction. Means to describe the utility of surface area need two things: magnitude of surface area and their direction, their orientation in which it is lies in space. That's why we call surface as a vector, that is what? Surface vector. Now here we will try to define the surface vector. क्या है? Let us see. Every surface have their own surface vector whose magnitude is equal to surface area and their direction is perpendicular to surface taken under consideration. Again I am repeating कि कोई भी सरफेस है उसका अपना एक सरफेस वेक्टर होता है। उस सरफेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है रिस्पेक्टिव सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल होता है और जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर को कैपिटल लेटर ए के साथ विथ वेक्टर दिखाएंगे या समवेयर कैपिटल लेटर एस के साथ ऊपर में एरो लगा देंगे। एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो नोशन यूज किए जाते हैं। अब हम सरफेस वेक्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे
देखिए बेटा, हमारे पास दो तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, या इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल सरफेस, और दूसरा होता है क्लोज सरफेस, और ये होता है 3 डायमेंशनल सरफेस। देखिए, ये ओपन सरफेस क्या है? 2 डायमेंशनल सरफेस। जैसे आप देखिए, हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, इसकी एक लेंथ है और इसका एक ब्रेड्थ है। ये 2 डायमेंशनल सरफेस है। हमारे पास रूम की वॉल है, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, 2 डायमेंशनल सरफेस है। हमारे पास इस रूम का फ्लोर है, 2 डायमेंशनल सरफेस। सीलिंग है, 2 डायमेंशनल सरफेस। इस डस्टर को लीजिए, ये सरफेस क्या है? 2 डायमेंशनल है। ये भी सरफेस क्या है? 2 डायमेंशनल है। ये भी सरफेस क्या है? 2 डायमेंशनल है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे डस्टर को ले लें, इसके पूरे सरफेस की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल। अब जरा देखो, जो 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रेक्टेंगल। और क्या हो सकता है? स्क्वायर। और क्या हो सकता है? ट्रायंगल, सर्कल। ये जो 3 डायमेंशनल सरफेस है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्फीयर हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग, जो 2 डायमेंशनल सरफेस है उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सरफेस है। उसका एग्जाम्पल क्या है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, एटसेट्रा। जो 3 डायमेंशनल सरफेस है उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस कहेंगे। उसका एग्जाम्पल क्या है? क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, क्यूबाइड है, एटसेट्रा। अब आप देखें बेटा, ये जो 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकालना जानते हैं कि अगर रेक्टेंगल है तो उसके सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सरफेस वेक्टर। स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सरफेस वेक्टर। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है, तो जो एरिया आएगा ट्रायंगुलर शेप के सरफेस का, सरफेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन डायरेक्शन में हम एक नोशन का यूज करते हैं कि आउटवर्ड नॉर्मल टू द ओपन सरफेस, सॉरी, नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे रेक्टेंगल है, व्हाइट बोर्ड, इसका नॉर्मल बाहर की तरफ या इसका नॉर्मल अंदर की तरफ जाएगा, मे बी डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर। सीलिंग है, इसका सरफेस वेक्टर सीलिंग के परपेंडिकुलर नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। फ्लोर है, फ्लोर का सरफेस वेक्टर ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ। तो रिमेंबर, डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर corresponding to open surface like rectangle, square, triangle, circle are perpendicular to the surface. अब इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन 2 डायरेक्शन होगी। जैसे फ्लोर पर अगर हम फ्लोर का सरफेस निकालें तो सरफेस वेक्टर ऊपर भी जा सकता है और
नीचे भी जा सकता है। सीलिंग को देखें, सरफेस वेक्टर नीचे की तरफ भी आ सकता है और सरफेस वेक्टर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ये व्हाइट बोर्ड ले लें, सरफेस वेक्टर बाहर की तरफ भी आ सकता है और अंदर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहां पर एक कन्वेंशन लिया गया कि अगर ओपन सरफेस है तो डायरेक्शन ऑफ देयर सरफेस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस and directed towards the observer. Important things: direction of surface vector corresponding to open surface is perpendicular to the surface but directed towards observer. जैसे देखिए, अगर एक व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड का एक सरफेस वेक्टर होगा जो इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर भी जाएगा और दीवार के अंदर तरफ भी जाएगा। लेकिन आई एम एज द ऑब्जर्वर, सरफेस वेक्टर मेरी तरफ आएगा। सीलिंग है, सीलिंग का सरफेस वेक्टर सीलिंग से ऊपर तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो सीलिंग का जो सरफेस वेक्टर है नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए, ये सरफेस वेक्टर हमने एक लिया। अब दिस इज व्हाट लेंथ एंड दिस इज व्हाट ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन आई एम एज द ऑब्जर्वर तो इसका सरफेस वेक्टर क्या है, अपवर्ड चला जाएगा। ये सरफेस है पीछे वाला, आई एम एज द ऑब्जर्वर, सरफेस वेक्टर इधर आ जाएगा। तो बी केयरफुल, सरफेस वेक्टर corresponding to open surface is perpendicular to the surface and directed towards observer. Again I am saying this is whiteboard, rectangular in shape, example of open surface। इसका सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ अंदर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन आई एम एज द ऑब्जर्वर तो सरफेस वेक्टर इधर आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जर्वर इस दीवार के पीछे की तरफ है तो उसके लिए सरफेस वेक्टर क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। सीलिंग के लिए अगर देखें तो सरफेस वेक्टर मैं एज द ऑब्जर्वर, सरफेस वेक्टर क्या है, नीचे की तरफ आएगा। अगर कोई आदमी सरफेस वेक्टर सीलिंग के ऊपर है तो उसके लिए सरफेस वेक्टर क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे क्लोज सरफेस का। क्लोज सरफेस में सरफेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिव क्लोज सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। किसकी तरफ होगी, अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। इसको देखने और समझने का प्रयास करें हम लोग। देखिए, अब हम इसको आपको एक एग्जांपल से बताएंगे। देखिए बेटा, हमारे पास एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर क्लोज सरफेस का एग्जांपल है। अब इस क्लोज सरफेस में कितने सरफेस हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और तीसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कर्व है। तीसरा सरफेस क्या है, एक कर्व है, दिस वन। अब हम अगर इस सरफेस की बात करें तो सरफेस वेक्टर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सरफेस, इसलिए इसका सरफेस वेक्टर क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर की तरफ जाएगा। ए सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस का एग्जांपल है, इसलिए इसका सरफेस वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ जाएगा। अब ये कर्व सरफेस है, इसका सरफेस वेक्टर आउटवर्ड बाहर की तरफ, यहां पर इस तरफ, यहां पर इस तरफ। मीन्स देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक सिलेंडर है,
ये देखिए, ये सिलेंडर हो गया। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो सरफेस वेक्टर अपवर्ड होगा। इफ वी टॉक अबाउट दिस सरफेस तो इसका सरफेस वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर हम इसे S1 कह दें तो इसे क्या कह दें, S2। लेकिन अगर हम एक कर्व सरफेस की बात करें, देखिए ये क्या हो गया, एक्सिस। अब यहां पर अगर हम कर्व सरफेस पर लेंगे तो सरफेस वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा। यहां पर क्या होगा, इस तरफ होगा। दूसरा एग्जांपल, हम इमेजिन करें एक स्फीयर है। स्फीयर मीन्स लाइक दिस, 3 डायमेंशनल फिगर, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये हम फिगर बना दें। मान लीजिए हमारे पास एक वॉलीबॉल है चाहे फुटबॉल है, ये उसका क्या है, सेंटर है, और ये इसका क्या है, रेडियस। अब एक पॉइंट है, एलिमेंट्री पॉइंट। इस पॉइंट का भी क्या होगा, कुछ एरिया होगा। मान लीजिए एरिया क्या है, डेल्टा S1। यहां दूसरी एक एलिमेंट्री छोटा सा पोर्शन ले लें, वो एरिया क्या है, डेल्टा S2। यहां पर भी हम ले लें उस एक एलिमेंट्री पॉइंट, इसका एरिया क्या है, डेल्टा S3। तो अब इस जगह का जो एरिया है, एलिमेंट्री पॉइंट है, उसका एरिया होगा, उसका सरफेस एरिया होगा, तो उसका सरफेस वेक्टर क्या है, रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड। यहां पर जब हम सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे तो आउटवर्ड रेडियस के अलॉन्ग। यहां पर जब सरफेस वेक्टर निकालेंगे इस पॉइंट का तो आउटवर्ड रेडियस वेक्टर। कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक स्फीयर है तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट, स्फीयर के सरफेस पर कोई भी पॉइंट हम चूज कर लें, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो इस पॉइंट का सरफेस वेक्टर आउटवर्ड रेडियस वेक्टर, दूसरे पॉइंट का आउटवर्ड। मीन्स सरफेस वेक्टर corresponding to any point on the surface of a sphere is along outward radius vector at that point। देख लीजिए, यहां का सरफेस वेक्टर बाहर की तरफ, यहां का सरफेस वेक्टर बाहर की तरफ, यहां का सरफेस वेक्टर बाहर की तरफ। The important conclusion here, each and every surface have their own surface vector। और उस सरफेस के सरफेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है रिस्पेक्टिव सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल होगा, और जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, जो हमने यहां पर एग्जाम्पल से आपको बताया है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे, सरफेस वेक्टर के कॉन्सेप्ट को, सरफेस वेक्टर को हम यूज करेंगे एक नए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लेट अस सी अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, तब लिखेंगे, बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस टेकन अंडर consideration is called as electric flux
of that surface. तो देखिए बेटा, हमने यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन दिया। क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस टेकन अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। अब जरा देखिए, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो बेटा, ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये बता रहा है कि देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने यहां पर एक प्लेन ले लिया। देखिए, अब जरा देखो, ये प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है। इस रेक्टेंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी लाइन है? 1 2 3 4। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 4 यूनिट होगा। कितना होगा? 4 यूनिट। दूसरा हम एरिया ले लें। अब देखिए, देखने में लग रहा है कि एरिया क्या है? बड़ा है, और एरिया क्या है? छोटा है। लेकिन अब यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 7 यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एरिया ज्यादा है तो रिस्पेक्टिव सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अब हम यहां बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। एफ फाई स्टैंड फॉर हुम? फ्लक्स। ई लिख दिया, मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। देख लो, ये एरिया छोटा है तो फ्लक्स क्या है? 4 यूनिट। ये एरिया बड़ा हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया? 7 यूनिट। कैसे डिसाइड हुआ? यहां इस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी लाइन है? 4। 1 2 3 4। यहां पर इस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स क्या है? ज्यादा है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सरफेस एरिया। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें। अब क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेसिंग क्या है? बढ़ गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई? स्पेसिंग कम हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेसिंग कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर क्लोजली स्पेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? बढ़ गया। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइन भी क्या है? ज्यादा हो गया। यहां पर भी नंबर ऑफ लाइन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जब नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजें हुई बेटा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमने बताया था तो वहां पर मिला कि अगर एरिया ज्यादा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज्यादा था। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्लोजिंग कम हो गई, क्लोजली स्पेस्ड हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और जब फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा एग्जाम्पल हम देंगे, जरा उसको ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, एक हमारे पास सरफेस है, ये देखिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? सरफेस के परपेंडिकुलर। मींस यही डायरेक्शन किसकी हो गई? इसके सरफेस वेक्टर की। ओपन सरफेस है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट along द डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या हो जाएगा? E cos थीटा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the surface vector are perpendicular to the surface vector। और इधर एक कंपोनेंट आएगा E sin थीटा, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेक्टर मीन्स व्हाट? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो अब बताइए, अगर हम इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? दिस वन और दिस वन। तो हम डेफिनेशन पर जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हमारा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है, और ये क्या है? कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, या व्हाट? अलोंग द सरफेस वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? एस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ई के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब यहां पर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? cos थीटा, दैट इज व्हाट? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन सरफेस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फाई ई प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जानना पड़ेगा, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन E एंड सरफेस वेक्टर। अब अगर हम इन तीनों टॉपिक को एक साथ यूज कर लें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड्स ऑन ऑल दिस थिंग्स, और यहीं से हम एक फार्मूला निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। और इसको अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिख दें तो ये हो जाएगा E डॉट एस। तो देखिए, अब हम फ्लक्स को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई अगर हमारे पास एक ओपन सरफेस है या सिंपली सरफेस है जिसका सरफेस वेक्टर क्या है? एस है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है वो क्या है? ई है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट एस। लेकिन पीछे से हम लेके आए वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर समझ और एक फीलिंग क्रिएट करेगा। अब यहां से हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, फाई ई इक्वल टू व्हाट? ई इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, एस सरफेस एरिया दैट इज व्हाट? मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैव नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आज के इस टॉपिक में
अब तक हमने आपको सरफेस वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया. विद दीज टू कॉन्सेप्ट आई एम कंक्लूडिंग माई दिस लेक्चर. In next lecture, I will discuss very important topic, that is Gauss theorem. It's okay. Bye for today.